नागपुर के एक छोटे से गांव में हर्ष रहता था। हर्ष अपने माता और पिता के साथ रहा करता था। हर्ष के पिताजी एक गरीब किसान और माँ दर्जी थीं। दोनों ही अपना अपना काम करके घर चलाने की कोशिश किया करते थे। हर्ष की पढ़ाई लिखाई के खर्चे की वजह से दोनों बड़े परेशान रहते थे। मुझे मेरे हर्ष की बड़ी चिंता हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई की। हर्ष अब बड़ा हो गया है और अगर हमने उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवाया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं अपनी कोशिश तो कर ही रहा हूँ भाग्यवान। हमारा हर्ष पढ़ने में बहुत तेज और बहुत बुद्धिमान है। अभी से ही उसे गुणा भाग और अंग्रेजी पढ़ने आ गया है। हम कल सुबह ही उसे लेकर एक बड़े विद्यालय में जाएंगे दाखिला करवाने। हर्ष को लेकर सुबह ही कुसुम और राम नारायण एक बड़े से विद्यालय में जाते हैं। राम नारायण वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। माँ, क्या मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा? बिल्कुल बेटा, तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। यहाँ पढ़कर बड़े आदमी बनोगे और ऐसे ही कई सारे स्कूल भी बनाओगे। मुझे बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, कहीं हमें ज्यादा पैसे ना भरने पड़ जाए। अरे आप चलो तो वहाँ चल के देखे तो सही। वहाँ जाते ही उन्हें गेट पर खड़ा चौकीदार रोक लेता है। ठहरो, कहाँ चल दिए बिना किसी अनुमति के? वो दरअसल मैं अपने बच्चे का इस विद्यालय में दाखिला करवाने आया हूँ। दाखिला, और वो भी यहाँ? लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो। यहाँ बस अमीरों के बेटे आते हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कहीं कचरा साफ करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। कृपया करके हमें अंदर जाने दीजिए, हमारा अपमान मत करिए। मैंने तुमसे कह दिया ना, चले जाओ, वरना मुझे अपने इस डंडे का सहारा लेना पड़ेगा। चौकीदार उन्हें वहाँ से डांट कर भगा ही रहा था कि उस विद्यालय के एक मास्टर वहाँ आ जाते हैं और राम नारायण और उसके परिवार की दशा देखकर कहने लगते हैं, चौकीदार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों से इस तरह की बातें मत किया करो। चलो जाओ और अपना काम करो, मैं इन्हें देख लूंगा। आप सब मेरे साथ मुख्य अध्यापक के ऑफिस में चलिए। और सब मिलकर मुख्य अध्यापक के ऑफिस में चले जाते हैं। जी मैम, ये हमारे विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाने आए हैं, इसीलिए मैं इन्हें अंदर ले आया। बच्चा बड़ा होशियार और काबिल है। कहिए, क्या बात है? आपको हमारे स्कूल का नाम पता है? ये दीन दयाल स्कूल है। ये बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है। अंग्रेजों के तौर तरीके सिखाते हैं हम यहाँ पर बच्चों को, ताकि उनमें अनुशासन रहे। हम अपने बच्चे के अंदर यही सारे गुण चाहते हैं और इसीलिए हम जितना चाहे उतना पैसा देने को तैयार हैं। राम नारायण के इतना कहने से प्रिंसिपल और उस मास्टर की आंखें लालच से चमक जाती हैं। तब मास्टर ने उस प्रिंसिपल मैडम से चुपके से कहा, ये गरीब भले हैं, लेकिन इनकी लाचारी का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये पूरे पैसे दे देंगे। अगर आप कहें तो इनसे 2 गुने ज्यादा पैसे ले लूं। ये भी कोई कहने की बात है? उनके यहाँ से पैसे आएंगे तभी तो हमारे बच्चे और परिवार खुशी से रहेंगे। जितना लूट सकते हो लूट लो। हमारे विद्यालय में 25,000 में दाखिला होता है। मैं इन्हें 50,000 कहूँगा, आप हामी भर देना। राम नारायण, तुम 50,000 रुपए लाकर दे दो और अपने बच्चे का इस विद्यालय में दाखिला करवा दो। मालिक, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है क्या? देखो, अगर अपने बच्चे की भविष्य की सुरक्षा चाहते हो तो दाखिला लो, वरना हमारा समय बर्बाद मत करो। दफा हो जाओ, जब पैसे हो जाए ना तब आना। राम नारायण, कुसुम और हर्ष वहाँ से निराश होकर घर चले जाते हैं। पिताजी, मेरे उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अच्छी अच्छी टिफिन लेकर। मैं कब जाऊंगा? तुम जरूर जाओगे बेटे, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मुझे हर्ष की बड़ी चिंता हो रही है। 50,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों ना हम चलकर गांव में रामू काका की मदद ले। गांव में सबसे पुराने और पढ़े लिखे वही हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। राम नारायण और कुसुम रामू काका के घर जाते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। तब रामू काका उनसे कहते हैं, तुम अपने बच्चे को हमारे गांव के विद्यालय में क्यों नहीं डाल देते?
हमारे गांव के विद्यालय में? हमारे गांव में विद्यालय है कहाँ? गांव में कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, इसीलिए तो उन्हें दूसरे गांव या शहर के विद्यालय में डाला जाता है। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने गांव में ही कुछ दिखाता हूँ। रामू काका उन्हें जंगल के रास्ते से एक गुफा की ओर ले जाते हैं और कहते हैं, इस गुफा में जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जैसे ही कुसुम और राम नारायण गुफा में जाते हैं, किसी दूसरे ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी पाठशाला नजर आती है जो पूरी सोने की होती है। उस पाठशाला में सोने की घंटी होती है, सोने का ब्लैक बोर्ड, सोने का बेंच जिस पर सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर कुसुम और राम नारायण चौंक जाते हैं और रामू काका से पूछते हैं, ये सब कैसे हो सकता है? हमारे गांव में सोने की पाठशाला कैसे हो सकती है? और ये गुप्त क्यों है? तब जाकर रामू काका उन्हें सब बताते हैं। अंग्रेजों के डर की वजह से ये स्कूल हमारे पूर्वजों ने यहाँ बनवाया था ताकि हमारी संस्कृति और विचार ना बदले। मेरे पिताजी इस विद्यालय के शिक्षक थे। एक दिन उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तुम 2 कौड़ी के लोग हमारे जैसे स्कूल्स खोल रहे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने बच्चों को पढ़ाकर तुम हमसे आगे बढ़ना चाहते हो, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम हमसे चाहते क्या हो? हम क्या करें? पूरे नागपुर गांव में जितना सोना है तुम हमें लाकर दो और अपनी ये गंदी सी स्कूल बंद करके यहाँ से चले जाओ। मैं इन्हें ये सोना हरगिज नहीं दूंगा। सारे सोने को लेकर उस जंगल के गुफा में छुपा दूंगा और अपनी अलग दुनिया बनाऊंगा। उस वक्त से लेकर अब तक हम नागपुर गांव वाले इस सोने की स्कूल को खुफिया तरीके से चला रहे हैं। हे भगवान, तो असली बात ये है कि आप मेरे बच्चे को भी इस सोने के स्कूल में दाखिला देंगे? कृपा करें रामू काका, मेरे बच्चे को शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे बेटे को इस विद्यालय में तभी लूंगा जब तुम शहरी विद्यालय की पोल खोलोगे। उन लोगों ने हमारे गांव के कई सारे लोगों को ठगा है, उन्हें तुम्हें पकड़वाना होगा। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए हमें एक सबूत देना होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, जितने पैसे उन्होंने मंगवाए हैं उतने पैसे लेकर जाओ। मैं पीछे से पुलिस को बता दूंगा, तब उन्हें रंगे हाथ हम पकड़ लेंगे। कुसुम और राम नारायण ने ऐसा ही किया। वो पैसे लेकर उस महंगे विद्यालय में चले गए और राम नारायण ने प्रिंसिपल से कहा, जी ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 50,000 हैं। हाँ हाँ, लाओ लाओ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम अपने बच्चे को हमारे पास ही पढ़ाओगे। अरे इतना अच्छा स्कूल जो है और कहाँ सोने की पाठशाला में पढ़ता। लाओ, मुझे पैसे दो। जैसे ही राम नारायण ने पैसे प्रिंसिपल को दिए, पैसे हाथ से लेते ही उस कमरे में पुलिस वाले घुस गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें हम हवालात में अच्छी शिक्षा देंगे। मैं और मेरे पति मेहनत करके दिन रात लोगों के घरों का काम करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, और तुम हो कि तुम्हें शर्म ही नहीं है। प्रिंसिपल और मास्टर दोनों रंगे हाथ पकड़े गए और इसी तरह हर्ष अपने सोने की पाठशाला में अपनी शिक्षा पूरी करने लगा। मीनाक्षी और गुंजन एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत था। उनके घर के सामने से कई फेरी वाले गुजरते थे। मीनाक्षी जब भी कुछ खरीदती तो गुंजन को आवाज जरूर लगा देती। गुंजन, अरे ओ गुंजन, गोभी वाला आया है, मात्र 10 रुपए किलो गोभी बेच रहा है, तुम भी ले लो, फिर कहोगी कि बताया नहीं। इसी तरह गुंजन भी जब कुछ खरीदती तो मीनाक्षी को बुला लिया करती। एक दिन दोपहर में एक मटर बेचने वाला आया। ताजी हरी मटर ले लो, मटर वाला 30 रुपए किलो मटर। मीनाक्षी अपने घर से बाहर आकर मटर देखने लगी। ले लो बहन जी, एकदम कच्ची मटर है, कल ही खेत से तोड़ी है। ठीक है, 1 किलो तोल दो। मीनाक्षी ने हमेशा की तरह गुंजन को आवाज दी। गुंजन, ओ गुंजन, मटर वाला आया है, अच्छी मटर है, लेना है तो आ जाओ। संयोग से गुंजन उस दोपहर रजाई ओढ़कर गहरी नींद में सो रही थी।
मीनाक्षी के कई बार आवाज देने पर भी जब गुंजन बाहर नहीं आई तो मीनाक्षी ने अपने लिए मटर खरीद लिए और मटर वाला चला गया। शाम को जब मीनाक्षी सब्जी बनाने के लिए मटर छीलने बैठी तो उसके होश उड़ गए। मटर में से सोने के दाने निकल रहे थे। उसी समय मीनाक्षी का पति शुभम ड्यूटी से लौटकर आया। शुभम स्वार्थी और लालची किस्म का इंसान था। सोने के मटर के दाने देखकर वह बहुत खुश हुआ। अरे वाह, हम तो माला माल हो गए। तुमने 1 किलो मटर ही क्यों खरीदी? कम से कम 10-12 किलो मटर खरीद लेती। मुझे क्या पता था कि मटर में से सोने के दाने निकलेंगे। पता होता तो ज्यादा खरीद लेती। मीनाक्षी के पति ने पूरे गांव में अपने अमीर होने का खूब दिखावा किया। जब गुंजन को पता लगा कि मीनाक्षी ने ऐसे मटर खरीदे हैं जिसमें से सोना निकला है तो वह मीनाक्षी के घर पहुंची। क्यों मीनाक्षी, तुमने मटर अकेले अकेले खरीद लिए? मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ तो हमेशा तुम्हें आवाज लगाती हूँ। मैंने तुम्हें आवाज दी थी लेकिन तुम घर से बाहर ही नहीं निकली। शायद तुम सो रही थी। अच्छा हाँ, मैं परसों दोपहर थोड़ा सा सो गई थी। मुझे लगा कि तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बुलाया। मुझे माफ करना। कि वह मटर वाला कभी दोबारा आए तो मैं भी उससे मटर खरीदूंगी। गुंजन जब घर पहुंची तो गुंजन का पति उससे बोला, अब पता लगी तुम्हें अपनी मीनाक्षी बहन की असलियत। तुम तो कहती थी कि मीनाक्षी बहुत अच्छी है। अब देखा कैसे वो सोने की मटर अकेले खरीद कर बैठ गई। हमें गलतफहमी हो गई है। मीनाक्षी ने मुझे आवाज दी थी लेकिन उस दोपहर नींद में होने के कारण मैं मीनाक्षी की आवाज सुन ही नहीं पाई थी। मैं नहीं मानता, वो झूठ बोल रही है। उसने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ साथ हम लोग भी अमीर हो जाएं। उधर मीनाक्षी का पति शुभम काम धंधा छोड़कर घर बैठ गया था और हमेशा सोने के मटर के दानों की रखवाली करता रहता था। मीनाक्षी उससे बोली, क्यों ना हम आधे किलो मटर गुंजन के घर दे आए? हमारे साथ उन लोगों के घर भी सुख समृद्धि आ जाएगी, तो इसमें बुरा क्या है? क्या तुम पूरी पागल हो गई हो? आधे किलो सोने की मटर गुंजन के घर दे आओगी? अरे इन मटर के दानों से मुझे पूरा जीवन गुजारना है। अगर आधे मटर के दाने तुमने गुंजन को दे दिए तो मुझे आधी जिंदगी काम करना पड़ेगा। इसलिए आधे किलो मटर गुंजन को देने की बात बिल्कुल भूल जाओ। एक दिन गली में एक और मटर बेचने वाला आया। इस बार गुंजन के पति ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे मटर खरीद लिए। मटर कम से कम 50 किलो थे। गुंजन और उसके पति ने मटर छीलने शुरू किए, लेकिन किसी भी मटर में सोने के दाने नहीं निकले। गुंजन के घर 50 किलो मटर का कोई काम तो था नहीं, इसलिए वह पड़े पड़े खराब होने शुरू हो गए। क्यों ना मैं कुछ किलो मटर मीनाक्षी को दे आऊं? यहाँ तो ये खराब ही हो जाएगी। गुंजन ने एक बोरी में मटर भरी और कुछ मटर मीनाक्षी को दे आई। मीनाक्षी गुंजन के व्यवहार पर बहुत खुश हुई। उसने मन में ठान लिया कि वह किसी भी तरह आधे किलो सोने के मटर गुंजन को देकर रहेगी। मीनाक्षी बाजार जाकर हरे और गोल्डन कलर का पेंट खरीद लाई। उसने आधे किलो हरे मटर पर गोल्डन पेंट कर दिया। एक सुबह जब उसका पति टॉयलेट में था तो मीनाक्षी ने जल्दी से आधे किलो सोने के मटर के दाने उठाए और उसकी जगह अपने पेंट किए हरे मटर के दाने रख दिए। दोपहर में वह अपने पति से बोली, सुनिए जी, मैंने साधारण मटर की सब्जी बनाई है। सब्जी थोड़ी ज्यादा बन गई है। कुछ सब्जी मैं गुंजन के घर देकर आना चाहती हूँ। शुभम ने भगोने में देखा तो उसे हरे मटर दिखाई दिए, क्योंकि मीनाक्षी ने सोने के मटर पर हरा पेंट कर दिया था। इस तरह मीनाक्षी ने अपनी चतुराई से आधे किलो सोने के मटर गुंजन के घर पहुंचा दिए। गुंजन और मीनाक्षी में पहले जैसी गहरी दोस्ती हो गई। मीनाक्षी, एक बात बताओ, जब तुम्हारे पति को पता लगेगा कि आधे मटर के दाने सोने की नहीं साधारण हैं, तो तुम उनसे क्या कहोगी? कह दूंगी कि मुझे क्या पता, हो सकता है मटर वाले ने हरे मटर के दानों पर गोल्डन पेंट करके हमें उल्लू बना दिया हो।
उत्तर प्रदेश में पश्चिमी फतेहगंज नाम का एक गांव था, जहां सूरज अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज तरबूज की खेती करता था। उसकी 2 बेटियां थीं, ज्योति और मालू। पिताजी, मालू ने बिना कुल्ला किए ही चावल खा लिए। पिताजी, इसने मेरा टूथब्रश अपने सड़े हुए मुंह में डालकर खराब कर दिया, इसलिए मैंने आज दांत नहीं मांजे। मुझे नया ब्रश ला कर दो। मालू बेटी, तुम अपना ब्रश अच्छे से धोकर साफ कर लो। ज्योति तुम्हारी बहन ही तो है, अगर उसने तुम्हारा ब्रश इस्तेमाल कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। इस बार तरबूज की खेती बहुत हल्की हुई है, इसलिए बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। कल मैं तरबूज बेचने मंडी जाऊंगा, देखते हैं इस बार कितने पैसे मिलते हैं। मंडी गांव से दूर शहर में थी। मंडी का ठेकेदार मोतीराम एक चालाक और कंजूस इंसान था, जो किसानों का शोषण करता था। इस साल मुझे बेटी की शादी करनी है, 10-12 लाख से कम खर्चा नहीं होगा। मुझे हर हालत में इस सीजन में मोटा प्रॉफिट कमाना है। हरिया, कुछ अपना दिमाग चला और बता, मैं कैसे किसानों से कौड़ी के भाव फसल हासिल कर सकता हूँ। मैंने सोचा है कि कुछ कमजोर किसानों के पैसे रोक लिया जाए, गरीब किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू क्या कहता है? मालिक, अगर आपने किसानों के पैसे रोके तो वे अगली बार हमारे पास माल बेचने नहीं आएंगे, वे किसी और मंडी में चले जाएंगे। मेरे पास इससे बेहतर उपाय है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे मालिक। अगले दिन सूरज मोतीराम के पास अपनी तरबूज की फसल लेकर पहुंचा। सूरज, तुम्हारे खेत का तरबूज बहुत मीठा होता है। वैसे तो तुम्हारे 45,000 बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ। सूरज ने पैसे अपने थैले में रखे और खुश होकर अपने घर लौटने लगा। ज्योति और मालू के लिए एक सूट का कपड़ा खरीद लेता हूँ और 2 नए टूथब्रश भी। सूरज अपने विचारों में मग्न था। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आए और सूरज का थैला छीनकर फरार हो गए। चोर चोर, कोई पकड़ो मेरा थैला, चोर चोर। दोनों चोर मोतीराम ने ही भेजे थे। इस तरह चालाकी से मोतीराम ने सूरज के तरबूज फ्री में हासिल कर लिए। सूरज रोता हुआ मोतीलाल के पास पहुंचा और उसने मोतीलाल को सारी बात बताई। तुम्हारे पैसे छिन गए तो मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हें पूरी रकम दी थी। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। 2 तरबूज उठा लो और जाओ यहाँ से। आज भर के लिए तुम्हारे परिवार का खाने का इंतजाम हो जाएगा। सूरज बेचारा हाथों में तरबूज लिए रोता हुआ घर लौटने लगा। रास्ते में एक महात्मा आ रहे थे। बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम एक तरबूज मुझे दे सकते हो? सूरज ने एक तरबूज महात्मा को दे दिया। सूरज की आंखों में आंसू देखकर महात्मा उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने सूरज को आशीर्वाद दिया। आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूरज और उसकी बेटियों के लिए वह साल बहुत कष्टकारी रहा। पैसों के अभाव में उन्होंने सिर्फ चटनी और रोटी खाकर काम चलाया। पिताजी, मुझसे और चटनी रोटी नहीं खाई जाती। बेटा, जब तक अगली फसल नहीं उग जाती हमें धैर्य रखना होगा। आखिरकार किसी तरह 1 वर्ष बीत गया और सूरज के खेत में नई फसल आ गई। ज्योति ने एक दिन एक तरबूज काट कर देखा तो वह चिल्ला पड़ी, पिताजी, मालू, यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों चुड़ैल की तरह चिल्ला रही हो? तरबूज में सोने का बॉल है। सूरज और उसकी बेटियों ने खेत के बाकी तरबूज काट कर देखे। उन सभी में सोने की बॉल निकली। ये सब उन महात्मा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। सूरज तरबूज में निकले सोने की वजह से बहुत अमीर हो गया। हरिया ने ये सारी बात मोतीराम को बताई। मालिक, सूरज अब आपसे ज्यादा अमीर हो गया है। उसके खेत में लगे तरबूजों में सोना निकल रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि किसी महात्मा के आशीर्वाद से ये सब हुआ। चिंता मत करो, अगले साल जब उसके तरबूज आएंगे तो उसके तरबूज काटने से पहले ही हम तरबूजों से सोना निकाल लेंगे। अगले सीजन में जब सूरज के खेत में तरबूज उगे तो एक रात मोतीलाल अपने नौकर के साथ कच्चे तरबूज ही काटने पहुंच गया।
उसने अपनी नौकर के साथ मिलकर तरबूजों का सोना निकाल लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। हम अभी घर नहीं जाएंगे क्योंकि सूरज पुलिस को खबर कर देगा तो हमारे घर सोना पकड़ा जाएगा। नदी पार मेरी मौसी का घर है, वहीं चलते हैं। लेकिन मालिक, इतना बोझ लेकर नदी कैसे पार करेंगे? अरे उस नदी में बहुत कम पानी है, इतना क्यों डरता है? मोतीराम और हरिया अपनी पीठ पर भारी भरकम सोने का वजन लादकर नदी पार करने लगे। संयोग से उसी समय नदी के डैम से पानी छोड़ दिया गया। नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। पीठ पर ज्यादा वजन होने के कारण मोतीलाल और उसका नौकर नदी में डूबकर मर गए। किसी ने ठीक कहा है, न्याय के हाथ लंबे होते हैं। अशोक एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे परिवार के साथ। उसके परिवार में उसकी पत्नी अनुराधा और उसके 3 बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की दिहाड़ी। हाँ, कल मैंने किराएदार को 3000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपका वेतन बढ़ जाए। इतने कम वेतन में हम पैसे कैसे बचत कर सकते हैं? भगवान करे ऐसा जल्दी हो, पर अब जो भी है वो है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने के लाले नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम भर पेट खाना खा रहे हैं। भगवान को लाख लाख धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, भगवान जी की हम पर बहुत कृपा है। अशोक और अनुराधा भले ही गरीब थे, पर उन्हें अपनी परिस्थिति से कोई बैर नहीं था। वो खुश थे और संतुष्ट थे। अनुराधा अक्सर गरीबों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग बूढ़ी औरत को देख रहे थे, पर कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को बगल के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भैया, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया। कई दिनों से भूखी अम्मा हड़बड़ी में खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी। जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया, और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब वापस भूख लगेगी कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे मदद हमेशा मिलेगी। अनुराधा वहाँ से मुस्कुराकर चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बहुत अच्छा था। वो भी लोगों की मदद कर दिया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, पर बेटा ये बहुत भारी है। मजदूर के लिए ये कौन सा भारी होगा, चलिए। अशोक ने उस बूढ़े आदमी का सामान उसके घर तक पहुँचाया। शुक्रिया बेटा, तेरी बहुत मेहरबानी है। भगवान तेरा हमेशा अच्छा करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही गरीब थे, पर वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के अच्छे कर्मों की कोई गिनती नहीं थी। उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते ही थे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अशोक एक बिल्डिंग का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बम्बू टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी था। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी। भगवान का शुक्र है कि कोई गहरी चोट नहीं आई है। घुटने की एक हड्डी टूट गई है, जिसे जुड़ने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, पर तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 महीने? 2-3 महीने आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था।
उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 महीने अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगी जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। सोचा नहीं था भगवान ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का राशन ही आएगा। अब मुझे जल्दी काम मिल जाना चाहिए। कितने दिनों से मैं काम ढूंढ रही हूँ। भगवान करे मुझे जल्दी काम मिल जाए ताकि हम पर भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना है। खैर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ। अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे। उनकी आर्थिक स्थिति विकट थी। वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल, दाल और कुछ सब्जियाँ ले ली। अब अनुराधा के पास बस 10 रुपए बचे थे। वो घर लौट रही थी कि उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर के खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, बस 10 रुपए हैं। इसमें क्या आएगा? अनुराधा ने यहाँ वहाँ देखा तो एक पकौड़े की दुकान थी। मुझे 10 रुपए के पकौड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकौड़े ले लिए। वो पकौड़े लेकर अनुराधा उस बूढ़ी औरत के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, पर ये खा लो। उस बूढ़ी औरत ने पकौड़ों के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकौड़े तू अपने घर ले जा बेटी, समझ ले मैंने खा लिए, आज इस पर तेरा हक है। अम्मा, पर आपको भूख लगी है ना? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अनुराधा हड़बड़ा गई। वो बूढ़ी औरत को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। फिर अनुराधा घर लौटी, अपने पति अशोक को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? पता नहीं, मैं भी हैरान थी। अच्छा, वो पकौड़े दिखाओ। अशोक ने पकौड़े का कागज खोला और दंग रह गया। कागज के अंदर सोने के पकौड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये सच है क्या? हाँ, पर कैसे? शायद उस बूढ़ी औरत की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। शुक्रिया, तू बहुत अच्छी है बेटी, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी तुझे मदद हमेशा मिलेगी। हाँ, तुम्हारी अच्छाई की वजह से हमें आज अपनी जरूरत के समय मदद मिली है अनुराधा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। इस दिन के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं रहा। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर खरीद लिया और एक दुकान भी। अब दोनों साथ काम करते थे। सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी।